चिंतन के समक्ष दीप प्रज्वलित करें एवं पुष्प अर्पण कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। नहीं ये पकड़ सर आप आप सभी लोग सीधे बैठे मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करें। अब मैं धन्वंतरि स्तवन करूंगा, आप सुनिए। लोके दाता ना ना कामे अब मैं विकसित अतिथियों से आप सभी का परिचय कराना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको अपना परिचय करा देता हूँ। मैं डॉक्टर अजय कौशिक सचिवालय भोपाल आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है डॉक्टर राजेश सेठी भाई साहब। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक में विभिन्न पदों पर दायित्व रहे हैं। पूर्व में भाई साहब विभाग के संचालक रहे हैं एवं वर्तमान में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्य भारत प्रांत के माननीय सह प्रांत संचालक हैं। राजेश सेठी भाई साहब भोपाल के प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं। मुझे लगता है कि सभी लोग यहाँ जानते ही होंगे उनको। भाई साहब मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी के मार्गदर्शक मैं भाई साहब के सम्मान के लिए हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी को सबसे अनुरोध करूंगा कि वो फारूक भारती के पद का फलों की टोकरी से भाई साहब का स्वागत। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी के बीच में हम सभी के मार्गदर्शक डॉक्टर अशोक कुमार वाजपेयी जी भाई साहब हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक के रूप में कार्यरत हैं और भाई साहब जो है 15 वर्ष में प्रांत प्रचारक पद पर रहे हैं। 10 वर्ष तक भाई साहब झारखंड में और 5 वर्ष भाई साहब ने कानपुर में अपना
प्राण बचाने के रूप में कार्य संपन्न किया है। वर्तमान में भाई साहब आयुष भारत के राष्ट्रीय संगठन सचिव है और आयुष मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य है। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है और उसके स्वागत के लिए मैं डॉक्टर विकास को आमंत्रित करूंगा भाई साहब का फलों की टोकरी और बरकत से स्वागत करें। आज हम सभी के बीच में जिनका मार्गदर्शन मिलेगा मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर सरकार जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, प्रसिद्ध हैं। आप प्रसिद्ध मनुष्य हॉस्पिटल में आप कार्यरत हैं और इनके स्वागत के लिए मैं किशोर पानी भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ। आरोप भारती भोपाल महानगर के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर टी विजय कुमार भाई साहब का मैं स्वागत करता हूँ। आप राजीव गांधी पैरामेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और आप भोपाल के प्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इनके स्वागत के लिए मैं और भाई साहब का स्वागत करता हूँ। अब मैं इस कार्यक्रम के प्रस्तावना के लिए श्री विजय कुमार जी को आमंत्रित करूंगा। आप आरोप भारती के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं केंद्रीय कार्य के प्रमुख हैं। मंचासीन अतिथि के अतिरिक्त कुछ अतिथि नीचे बैठे हैं, उनका मुझे परिचय कराने के लिए कहा गया है। हमारे बीच हैं डॉक्टर मधुसूदन देश पांडे। आप प्रसिद्ध वैद्य हैं, आरोग्य भारती के संस्थापक न्यासी हैं और ओजस नाम के आपके संस्थान है जिसके आप संचालक हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद परिषद में आप गुरु हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ में आरोग्य भारती के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के नाते आप जो आरोग्य भारती की पत्रिका है उसके आप संपादक हैं। डॉक्टर सुरेश सिंह पंड्या जी, आप प्रदूषण नियंत्रण मध्य प्रदेश में सीनियर साइंटिस्ट के पद से अभी अवकाश प्राप्त किए हैं। आरोग्य भारती मध्य भारत प्रांत के कार्यकारिणी के सदस्य हैं और पर्यावरण आयाम के प्रमुख हैं। श्रीमान राजेश भौसार जी, आप मध्य प्रदेश शासकीय सेवा में हैं और मध्य भारत प्रांत के कोषाध्यक्ष हैं। एक अतिरिक्त परिचय है, हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान संदीप रजक जी, आप मध्य प्रदेश निःशक्त जन कल्याण आयोग के जो मध्य प्रदेश शासन का है उसके माननीय अध्यक्ष हैं। आरोग्य भारती स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाला सेवा संगठन है। हम एकेडमिक नेचर का यह संगठन है, इसीलिए प्रबोधन हम कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए भी और जागरण की दृष्टि से भी आवश्यक है कि प्रबोधन होता रहे। यह प्रबोधन 2013 से प्रारंभ होकर
हर माह किसी न किसी विशेष विषय को जो स्वास्थ्य से संबंधित हो और प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर हो, ऐसा हम प्रयास करते हैं कि हो। यह अलग अलग विषयों में होता है, अलग अलग नेचर है इसका, कभी सामूहिक रूप से, कभी सामान्य, कभी ऐसे बड़े बृहद रूप में ऐसे करते आए हैं। इस पूरे कार्यक्रम को हमने आरोग्य मंथन का नाम दिया है। सितंबर माह से हम प्रारंभ करते हैं। सितंबर माह में इसका वार्षिक उत्सव होता है और हर माह कुछ न कुछ विषय और कुछ विशेष वक्ता को आमंत्रित करते हैं। अलग अलग व्यक्ति विशेष के बीच यह कार्यक्रम होता है। मैं एक छोटा सा संक्षिप्त वृत्त जो इस वर्ष सितंबर के बाद हमने किए हैं। 8 सितंबर 2023 को विषय था स्वास्थ्य में आध्यात्मिकता का अवदान। उसमें मुख्य वक्ता के नाते हमारे उपस्थित थे स्वामी अखिलेश्वरानंद जी, जो गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष रहे और महामंडलेश्वर के दायित्व में रहे हैं। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी ने। अक्टूबर माह में सुपोषण विषय पर हमारा यह कार्यक्रम था, प्रबोधन था। उसमें मुख्य वक्ता के नाते डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी थे और कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर गौरव तिवारी जी, जो प्रति कुलाधिपति मानसरोवर गुरुकुल विश्वविद्यालय के हैं, हो रहे थे। हमारा एक अनिवार्य कार्यक्रम होता है धन्वंतरी जयंती, 10 नवंबर को था। उस कार्यक्रम में जो हमारा विषय था डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी ने रखा था, स्वास्थ्य के संपूर्ण विषयों को लेकर के धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में था। दिसंबर माह में हमने चिकित्सकों के संदर्भ में सेवा परमो धर्म इस विषय पर किया था। उसके मुख्य वक्ता थे डॉक्टर सलील भार्गव जी, जो तत्कालीन डीन थे जीएमसी गांधी मेडिकल कॉलेज के। उस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के नाते उपस्थित थे डॉक्टर अजय सिंह जी, एम्स भोपाल के डायरेक्टर हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी ने। जनवरी माह में हमने एक कार्यक्रम किया था जो विशेष रूप से हमारा एक महिला कार्यायाम चलता है, महिलाओं के लिए कार्यक्रम का विषय था। और ये कार्यक्रम की विशेषता थी कि महिलाओं के द्वारा ही पूरी कार्यक्रम की व्यवस्था की गई थी। गर्भावस्था में मातृत्व सुरक्षा एवं सुपोषण यह विषय था। मुख्य वक्ता 2 सत्र में यह कार्यक्रम हुआ था। एक सत्र में डॉक्टर ज्योति केसवानी जी, दूसरे सत्र में डॉक्टर जूही गुप्ता जी उपस्थित थी। फरवरी माह बसंत उत्सव का कार्यक्रम होता है। बसंत उत्सव का कार्यक्रम हुआ था, वक्ता के नाते प्रोफेसर धनंजय वर्मा जी उपस्थित थे। मार्च महीने में हमने एक सॉफ्ट टिश्यू रिलीजिंग मेथड इस विषय पर किया था, जो विशेषकर ऑर्थोपेडिक विषय के जो जानकार हैं उनके बीच में था। और विश्व भारत के बहुत प्रसिद्ध एक डॉक्टर अरुण मोजी, जो देहरादून से आए थे, उस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे। इसी हॉल में हुआ था, संख्या सीमित था और लाइव तुरंत करके दिखाया था कि कैसे हम करते हैं। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर डी विजय कुमार जी ने की थी। गत माह 20 अप्रैल को आध्यात्मिक स्वास्थ्य से समग्र पुनर्विकास इस विषय पर किया था। डॉक्टर अंशुल गुप्ता जी, जो प्राध्यापक हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में समाज में काम करते हुए 15 वर्ष का अनुभव है। और डॉक्टर अनुराधा मांडवीय जी, जो प्राध्यापक हैं। डॉक्टर दीप्ति पटवा जी, जो एक सोसाइटी की संचालिका हैं, जो मूक बधिर बच्चों के बीच काम करती है। डॉक्टर ब्रिजवाला देशमुख जी, ऐसे 4 वक्ता उस सत्र में उपस्थित थे। आज के कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं। यह कार्यक्रम सतत प्रत्येक माह किसी न किसी विशेष विषय को लेकर के हम करते रहते हैं। सितंबर माह में इसका वार्षिक उत्सव होता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। हमें ज्यादा विलंब न करते हुए आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर चंद्रकांत जी को आमंत्रित करते हैं ताकि हम इस विषय का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। ऐसा होता है। यहाँ पर उपस्थित मंचासीन सदस्यों को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आरोग्य भारती को कि उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य को एक प्रेफरेंस देते हुए कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हेल्थ पर बातचीत शुरू करी है, जो कि निश्चित तौर पर एक प्रशंसा का विषय है। और दूसरा, जैसा कि कुमार सर ने भी अपने उद्बोधन में बताया कि जो मुख्य उद्देश्य है वो जन जागरण है। तो अब विषय पर हम बात करते हैं। तो विषय जो है वो कहीं ना कहीं प्रसन्नता से जुड़ा हुआ है। जब बात प्रसन्नता की आ जाती है तो बहुत सारे मन में प्रश्न उठते रहते हैं कि एक्चुअली प्रसन्नता है क्या, हम इसे कैसे प्राप्त करें। और सबसे बड़ी बात है कि हर व्यक्ति प्रसन्न रहना चाहता है,
लेकिन प्रसन्न कैसे रहें, यहीं पर थोड़ी सी कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से हम खिन्नता के साथ में, निराशा के साथ में, अवसाद के साथ में चिंता ग्रसित जीवन व्यतीत करते रहते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर हॉल में लगभग अभी 70 से 100 लोग के आसपास होंगे ऑलमोस्ट। अगर यहाँ पे मैं ऑप्शन चूज करने को कहूँ कि आप में से किसको 1 करोड़ रुपए चाहिए या परमानेंट डिसेबिलिटी चाहिए बॉडी के किसी हिस्से की, तो शायद ही कोई होगा जो पैसे के अलावा दूसरे ऑप्शन को चूज करेगा। 1970 में एक शोध हुआ था, मुझे शोधकर्ता का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस शोध के हिसाब से 1 साल बाद जब इसका इवेल्युएशन किया गया तो ये देखा गया कि दोनों ही स्थितियों में पैसे प्राप्त करने वाली और परमानेंट डिसेबिलिटी इंजरी वाले व्यक्ति का जब प्रसन्नता का लेवल आंका गया तो वो लगभग सेम था। ये जो आंकड़े हैं, ये जो परिणाम आया, तो ये बड़ा चौंकाने वाला था कि एग्जैक्टली फिर हैप्पीनेस है क्या जब पैसे वाले के साथ में और एक डिसेबल पर्सन की प्रसन्नता का लेवल 1 साल के बाद सेम हो गया, तो क्या पैसा इसका रूट नहीं है? तो बात कहीं ना कहीं चर्चा शुरू हुई कि वाकई में इसका पैसे से संबंध है या नहीं, पैसे से हम प्रसन्नता को खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते। फिर पूंजीवाद की बात होने लगी। कई देशों को अगर आप देखें तो आप अमेरिका को देखें और आप घाना जैसे गरीब देश को देखें, तो आप देखिए कि यहाँ का जो इनकम स्तर है लगभग अमेरिका में 10 से 15 गुना ज्यादा है, लेकिन जो लाइफ का सेटिस्फैक्शन का जो स्तर है वो लगभग सेम है। फिर से यहाँ पे प्रश्न आया कि भाई पैसे का क्या रोल यहाँ पर आ रहा है? और आप देखिए कि पिछले 50 सालों में अगर मैं पर कैपिटा इनकम की बात करूं तो लगभग 4 से 6 गुने की वृद्धि हुई है पर कैपिटा इनकम में, लेकिन जो डिससेटिस्फैक्शन है वो तेजी से बढ़ रहा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर हो रही है, हम अपलिफ्ट हो रहे हैं संसाधन के तौर पर, हमारा सो कॉल्ड जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो अपलिफ्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी अप्रसन्नता हो रही है पर कैपिटा इनकम बढ़ने के बावजूद। तो इन सब के बाद ये जरूर प्रश्न उठता है कि क्या पैसे से वाकई में खुशियों को खरीदा जा सकता है या हम प्रसन्न रह सकते हैं? तो पैसे से प्रसन्नता को खरीदा जा सकता है, इसका जवाब जब शोध पर शोध हुआ, साइकोलॉजी साइकियाट्रिस्ट ने अध्ययन किया, लंबे जो उनके पत्र थे उसके क्रॉस सेक्शनली लॉन्गिट्यूडनली से देखा, तो ये देखा कि हाँ, पैसे से प्रसन्नता को खरीदा जा सकता है, लेकिन एक हद तक, एक सीमा तक। उस सीमा के बाद एक रिलेटिव इनकम ज्यादा मायने रखती है रादर देन कोई एब्सोल्यूट इनकम हो। एक पर्टिकुलर लेवल क्रॉस करने के बाद आप पैसे से खुशहाली को नहीं खरीद सकते। फिर बात आई कि फिर खुशहाली का, प्रसन्नता का मतलब क्या है, उस पर भी शोध हुआ। तो ये शोध देखा गया कि जो पारिवारिक जुड़ाव है उसको काफी हद तक कहीं ना कहीं प्रसन्नता का इंडिकेटर देखा गया। जो आपका सोशल इंटेलिजेंस है, सामान्य भाषा में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने अपने जीवन में पैसे नहीं कमाए लेकिन बहुत सारे आदमी कमाए। तो जो सो कॉल्ड आदमी कमाना है उसको एक प्रसन्नता के इंडिकेटर के रूप में देखा गया कि वो व्यक्ति जो बहुत सारे लोगों से जुड़ सकता है, अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकता है और परिस्थिति से ज्यादा स्व स्थिति में कंट्रोल कर सकता है, उसका प्रसन्नता का स्तर ज्यादा देखा गया। ये भी देखा गया कि जो लोग परिवार के साथ में रह रहे हैं, रिलेटिवली उनका जो जीवन यापन है, उनकी जो जीवन की गुणवत्ता है वो भी बेहतर देखी गई। फिर बात आती है कि फिर प्रॉब्लम कहां पे आ रही, जब हम सब समझ रहे हैं कि पैसे का रोल नहीं है, हमको सारा ज्ञान है कि प्रसन्नता ऐसे मिल सकती है, फिर भी हम प्रसन्न क्यों नहीं रह पा रहे? तो इसके बारे में भी शोध हुआ, तो कहीं ना कहीं इसमें मल्टीफैक्टोरियल बातों को देखा गया। तो जो मेरे पास जो केसेस भी आते हैं, जो मैंने बुक्स पढ़ी, जो शोध पढ़ा, तो उनमें मैं उनको शेयर करना चाहता हूं, आपसे बताना चाहता हूं और उसमें अपने ओपिनियन भी देना चाहता हूं कि कैसे हम प्रसन्न रह सकते हैं। तो प्रसन्नता का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उसका मिसकंसेप्ट है। हमें जो समाज से हमने जो सीखा है, जो हमने पेरेंट्स से सीखा है, जो हमने स्कूलों में सीखा है, वो कहीं ना कहीं अर्थ के अराउंड या किसी भी बात को अचीव करने के अराउंड ही रिवॉल्व करता रहता है। इसकी वजह से हमें प्रसन्नता की जो परिभाषा है वो कहीं ना कहीं गलत ढंग से गढ़ दी जाती है समाज के द्वारा, पूंजीवाद के द्वारा। तो जो सबसे पहली गड़बड़ ट्रेनिंग मिल रही है वो हमें अचीवमेंट को लेकर के मिलती है। जो हमने लाइफ को डिफाइन कर दिया है वो
इंजॉयमेंट टू इंजॉयमेंट की लाइफ की जर्नी हमारी नहीं है। हमारी जो लाइफ की जर्नी जो डिफाइन कर दी गई है वो है वांट टू वांट, हमारी चाहत से अगली चाहत की ओर। ये हमारी जिंदगी हमें सिखा दी जाती है, जबकि जिंदगी की परिभाषा क्या होनी चाहिए कि आनंद से हम और आनंद की ओर कैसे जा सकते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है वो शुरुआत करनी होगी, कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पर बहुत जिम्मेदार लोग, बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, मेरे मतलब विचारों से मेरी बातें उन तक पहुंच रही हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है सर, स्टेट का जो है सबसे बड़ा रोल बनता है कि क्या हमारी प्रायोरिटी में हैप्पीनेस भी है, क्या हमारे नागरिकों की जो प्रसन्नता है वो हमारी प्राथमिकता में है, क्या हमारे जो भी राजनीतिक संगठन है या दल है, क्या उनके मैनिफेस्टो में आर्थिक समृद्धता के साथ में क्या हैप्पीनेस भी है। हम भूटान जैसे गरीब देशों की बात करें जहां पे जो नागरिकों का हैप्पीनेस है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है। हालांकि हमारी पिछली सरकार के बारे में हम बात करेंगे तो कितना जबरदस्त इनिशिएटिव था, जहां पर आनंद मंत्रालय की भी स्थापना की गई। कम से कम इस विषय पर सोचा गया और काम शुरू किया, जो निश्चित तौर पर प्रशंसा का विषय है। तो निश्चित तौर पर सबसे पहले स्टेट को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि उसके नागरिकों की हैप्पीनेस उसकी प्रमुख प्राथमिकता हो, ना कि केवल आर्थिक समृद्धता। आर्थिक समृद्धता भी, औद्योगिक अपलिफ्टमेंट भी, लेकिन साथ ही साथ प्रसन्नता भी। दूसरा, स्कूल और कॉलेज के स्तर पर भी हमें बच्चों में, स्टूडेंट्स में तुलना के भाव को हटाना पड़ेगा। शोध में यह देखा गया कि आमतौर पर डिससेटिस्फैक्शन का, अप्रसन्नता का जो कारण है वो तुलना बनता है। और तुलना हम किससे करते हैं? अपने ही कलीग से, अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से। तुलना का दायरा बड़ा सीमित कर दिया गया है। तो हमारे पास भी जो युवा वर्ग आता है वो आमतौर पर डिससेटिस्फाई रहता है कि सर, हम लोग 4 भाई बहन हैं, मेरे 3 भाइयों की जॉब यहाँ लग गई, बहन वहां सेटल हो गई, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे फ्रेंड्स के पास में इतना कुछ हो गया, मेरी उम्र के लोगों ने बहुत सारा कर दिया, वो नहीं कर पा रहा हूं। तो एक कहीं ना कहीं एक अप्रसन्नता का भाव, डिससेटिस्फैक्शन का भाव उनके मन में बना रहता है। तो हमें मिलजुल करके ये जन जागृति लानी होगी। स्टूडेंट से लेकर के युवाओं में, हम सब में जो स्व स्थिति है उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत पड़ेगी कि जो प्रसन्नता का भाव है वो कहीं ना कहीं समानार्थी हो जाए एक मीनिंगफुल लाइफ की। तो अगर हम प्रसन्नता को मीनिंगफुल लाइफ का पर्यायवाची मानेंगे, मीनिंगफुल लाइफ से मेरा आशय है कि जहां मैं अपनी योग्यताओं का, अपनी काबिलियत का समाज के रूप में, कल्याण के रूप में कहां उपयोग कर सकूं, वो भाव लाना पड़ेगा। ऐसा देखा गया कि जो लोग सोशल सर्विसेज में होते हैं, जो लोग सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, उनमें देखा गया कि प्रसन्नता का इंडेक्स काफी बेहतर रहता है और वो तनाव को बेहतर ढंग से कोप अप कर पाते हैं। तो मीनिंगफुल लाइफ के कंसेप्ट का जो प्रचार प्रसार है वो बेहद आवश्यक है प्रसन्नता को एक जनमानस में पहुंचाने के लिए। अदरवाइज प्रसन्नता हमारे लिए क्या है, हमने क्या सिखाया है? जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, मैंने कोई प्लेजरेबल इवेंट कर लिया, मैंने कोई यात्रा कर ली, वो मेरे लिए प्रसन्न हो गया, मैंने रिजल्ट में इतने परसेंट लिया, मैंने इतना पैसा कमा लिया, वो अचीवमेंट, वो मेरे लिए प्रसन्नता का कारण बन गया। तो जो प्रसन्नता है जब मीनिंगफुल लाइफ का पर्यायवाची बनेगी तभी उसका समावेश हमारी होल सोसाइटी में हो पाएगा। अदरवाइज हम मटेरियलिस्टिक होकर के, पूंजीवाद के गुलाम होकर के प्रसन्नता को डिफाइन करते रहेंगे और हमेशा खिन्नता बढ़ती जाएगी। आप देखिए कि मैं चूंकि एक मनोचिकित्सक हूं, तो पिछले 10 सालों में सुइसाइड की रेट बहुत तेजी से बढ़ी और ये केवल भारत की नहीं, पूरे विश्व में हो रही है। तो आप देखिए कि इसको कोरिलेट करिए कि कहां हम फंडामेंटली मिस्टेक कर रहे हैं। हम पहले से ज्यादा टेक्नोलॉजी जानते हैं, हम पहले से ज्यादा समृद्ध हैं, जैसा कि मैंने बताया कि पर कैपिटा इनकम पहले से बेहतर है। तो ऐसा क्या कारण है कि लोग खिन्न हैं? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जो देश के देश हैं वो अवसाद की राजधानियों में तब्दील हो रहे हैं, वो अवसाद ग्रसित देशों में बदल रहे हैं? कई देशों की जनसंख्या के बराबर कई देशों में डिप्रेशन के मरीज हैं, डिससेटिस्फैक्शन है, फैमिली प्रॉब्लम्स 42-44% आत्महत्या का कारण बन रही है, मानसिक रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी बात है, कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से हम फंडामेंटली कोई मिस्टेक कर रहे हैं। मटेरियलिस्टिक अपलिफ्टमेंट के साथ अप्रसन्नता, खिन्नता और अवसाद बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हम अप्रसन्न जीवन जी रहे हैं। निश्चित तौर पर जैसा कि आरोग्य भारती सर काम कर रही है, आपने बताया स्पिरिचुअल हेल्थ पे, तो WHO भी डिफाइन करता है यहाँ पर
हेल्थ के पुरोधा बैठे हुए हैं, हमारे सीनियर्स बैठे हुए हैं, तो जैसा कि हम सब जानते हैं, डब्ल्यूएचओ ने अपनी परिभाषा में भी स्पिरिचुअल हेल्थ को शामिल किया है। और अगर ये तो एक कंसेप्ट की बात हो गई, अगर हम रेगुलर लेवल पर बात करें तो ग्रेटिट्यूड है, आभार व्यक्त करना है, क्षमादान है, ये सब भी हमारे मन को प्रसन्न रख सकते हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, हालांकि आप सब लोग इसी उद्देश्य से यहाँ आए हैं कि अपने मुख्य काम के अलावा जो भी अपने साथ में समय बच रहा है वो अपने बड़े बूढ़ों की सेवा में भी आप गुजार सकते हैं, कोई सोसाइटी के लिए काम शुरू कर सकते हैं, कोई भी मीनिंगफुल वर्क शुरू करेंगे तो वहां पर संतुष्टि और प्रसन्नता का स्तर बढ़ता है। मुझे लगता है कि मैं अब समय सीमा क्रॉस कर रहा हूं, तो मैं जी जी जी। तो ऐसे ही डिस्कशन सर करते रहे, और मैं अभी इस मुख्य टॉक को यहाँ पर रोक करके मैं चाहूंगा कि अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई विमर्श करना चाहता है, कुछ बात करना चाहता है, तो हम ऐसा भी इस सेशन को कर सकते हैं सर। अदरवाइज मैं अपनी टॉक यहीं पर सीमित रखूंगा और आगे वक्ता को बोलूंगा कि आप आए और मंच संचालन करें। आपका कोई सुझाव, कोई करेक्शन, उसके लिए आप बिल्कुल बोल सकते हैं, या कोई किसी बात में डिस्कशन करना हो जी। मुझे लगता है कि ये विषय ऐसा है जिसकी सभी लोग थोड़ा थोड़ा आगे सभी लोग शांत बैठा है और यदि आप लोग पूछना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये विषय ऐसा है कि सभी लोग खुद तो रहना चाहते हैं, ठीक है, पर कैसे रहें, क्या रहें, तो आप वैसा डाउट क्लियर कर सकते हैं सर। जी जी। अब मैं एक साथ आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक कुमार बासु जी भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आकर हम सभी का मार्गदर्शन। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्य भारत प्रांत के माननीय सह प्रांत संघ चालक डॉक्टर राजेश सेठी जी, आज के मुख्य वक्ता जिनका वक्तव्य अभी भी हम सुन रहे थे डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी, हमारे महानगर के कार्याध्यक्ष डॉक्टर डी विजय कुमार जी, आरोग्य भारती के संस्थापक न्यासी डॉक्टर मधुसूदन देश पांडे जी, अन्य सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनीगण और इस सभागार में उपस्थित अन्य सभी बंधु भगिनीगण, जो विषय है इसके बारे में प्रमुख वक्तव्य तो हमारे सामने आ गया, लेकिन इसके दो पार्ट अभी शेष है कि आरोग्य भारती में यह विषय क्यों लिया गया और दूसरा ऑपरेटिव पार्ट क्या हो सकता है। तो हम सभी कहीं ना कहीं आरोग्य भारती के कार्यक्रमों में आते रहते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी तो है, लेकिन तो भी आरोग्य भारती 4 प्रमुख आधारों पर काम करती है। पहला आधार है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर काम करना। हर व्यक्ति को स्वस्थ रहना चाहिए और इसलिए औषधि ये रोगी के लिए है,
हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य ठीक रहे ये महत्वपूर्ण है और वो बीमार ना पड़े इसको ध्यान में लेकर आरोग्य भारती का पहला आधार है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में काम करना, रोग प्रतिबंधन में काम करना। दूसरा, विज्ञान और तकनीकी का जिस प्रकार से विकास हो रहा है, सुख सुविधाओं का जिस तरह से उपयोग और अति उपयोग हो रहा है, जिसके कारण से लोगों की दिनचर्या, आहार विहार और बाकी सारी चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं, तो जीवन शैली जनित रोग भी बढ़ गए हैं, जिनको हम अपनी बायोलॉजी की भाषा में एनसीडीज बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिनकी संख्या भी 83% तक पहुंच गई है। और इसलिए दूसरा आधार है स्वस्थ जीवन शैली। स्वास्थ्य के लिए हर प्रकार की चिकित्सा पद्धति सहयोगी होती है। सभी चिकित्सा पद्धतियों की अपनी विशेषताएं भी हैं, अपनी सीमाएं भी हैं और सभी एक दूसरे के लिए परस्पर पूरक भी है। और इसीलिए हम सभी प्रकार के चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक और स्वास्थ्य में रुचि लेने वाले ऐसे व्यक्ति उनको साथ लेके चलते हैं। और तीसरा आधार बनता है अपना सर्वसमावेशी स्वास्थ्य संरचना, होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच। और चौथा, व्यक्ति बीमार नहीं है इसलिए स्वस्थ है क्या, तो इतना पर्याप्त नहीं। वो अंदर से आनंद की अनुभूति करता है क्या, स्वस्थ बीमार नहीं है प्लस वो आनंद की अनुभूति होती है, तो हम कहेंगे हाँ वो स्वस्थ है। और इसीलिए चौथा आधार है कि हमारे काम करने का जो स्पेक्ट्रम है, फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस टू हैप्पीनेस, ये जो चौथा आधार है और इसका ये जो दूसरा पार्ट है फ्रॉम वेलनेस टू हैप्पीनेस, जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना। इसी कारण से यह विषय हमारे बीच में आया कि हम चर्चा तो सब करते हैं लेकिन करते क्या उसके लिए। स्वास्थ्य के बारे में अलग अलग प्रकार से चर्चा होती है, लेकिन जो आयुर्वेद से जुड़े यहाँ बहुत सारे सब विशेषज्ञ हैं, सब जानते हैं, अन्य भी जानते होंगे, स्वास्थ्य की परिभाषा सीधे दी हुई है, सम दोष समागनिश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मना स्वस्थ अति विधीयते। सभी दोष, वात पित्त कफ, सभी अग्नि, 13 प्रकार की अग्नि, सभी धातु, मल क्रिया एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक प्रकार से काम करे और उसके ऊपर से प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, आत्मा, इंद्रिय और मन तीनों भी ठीक रहने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि व्यक्ति स्वस्थ है। तो पहले वाली प्री कंडीशन भी है और ये बाद वाली प्री कंडीशन भी है। और इसलिए हमारी चर्चा का जो विषय है वह यह प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना है। जो योग से जुड़े बहुत सारे लोग यहाँ पर है जो अलग अलग प्रकार से योग का अभ्यास करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उन्होंने पढ़ा होगा कि योग में पंचकोश की व्यवस्था दी है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। कहते जब ये पांचों कोश विकसित अवस्था में होते तब व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो चार तो जल्दी समझ में आते हैं, ये पांचवा समझ में नहीं आता। अन्नमय कोश हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी एथिकल वैल्यू जिनको हम यम बोलते हैं अष्टांग योग में, और नियम जो हमारी दिनचर्या आदि है, हमने जो अपने को स्वस्थ रखने के लिए बनाए, हम कुछ करते हैं, यम और नियम ये हमारे अन्नमय कोश को स्वस्थ रखते हैं। हम जो कुछ व्यायाम करते हैं, टहलते हैं, श्वास प्रश्वास का नियमन करते हैं, प्राणमय कोश का विकास होता है। हम कोई प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, चिंतन करते हैं, मौन करते हैं, जप करते हैं, इससे हमारा मनोमय कोश का विकास होता है।
हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, मंथन करते हैं, इन सबसे हमारे विज्ञानमय कोश का विकास होता है। अब यहां तक तो समझ में आता है, आनंदमय कोश के विकास को लेकर, तो ये जो आनंदमय कोश का विकास है यह महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं कई बार कुछ उदाहरण देता हूं। हमको कोई मनपसंद चीज मिल जाए और खाने के बाद कैसी अनुभूति होती है। हम कहीं जा रहे हैं, कोई अच्छा प्राकृतिक दृश्य मिल दिखाई पड़ा, रुकने की थोड़ी इच्छा हुई, थोड़ा रुक करके न देखेंगे। क्यों? कौन सा सेंस है वो? यही आनंदमय कोश का अनुभव है। कभी कभी हम रात भर सोते हैं, हमको फ्रेशनेस अनुभव नहीं होती, और कभी दूसरे समय एक झपकी आई, हम उठ गए, एकदम फ्रेश अनुभव करते हैं। ये फ्रेशनेस का अनुभव है, ये क्या है? यही आनंद है। और इसलिए ये जो इनर फीलिंग्स है, ये जो आनंदमय कोश है, यहां जब आनंद का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, तब हम कहते हैं हाँ, ये प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन की ओर हम बढ़ रहे हैं। और इसलिए इसको ध्यान में करने के लिए अपने को और थोड़ा आगे सोचना चाहिए। जैसा आयुर्वेद ने परिभाषा बताई, सम दोष समाग्निच सम धातु मल क्रिया, ये क्या? ये पहले प्री कंडीशन है, बाद में आएगा प्रसन्न आत्मेंद्रिय। अभी योग शास्त्र में मैंने बताया, पहले वो 4 कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, बाद में आएगा आनंद। वैसे ही अगर हम अंदर से आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं, तो पहले स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना, ये उसकी प्री कंडीशन है। हमारी दिनचर्या ठीक रहे, आहार विहार ठीक रहे, कुछ व्यायाम करते रहे, सकारात्मक सोचते रहे, ये प्री कंडीशन है। इतना करेंगे तो ठीक होगा। लेकिन और क्या क्या कर सकते हैं? तो एक है सेवा का। अभी कुछ बताया, मुझे ध्यान आता है, मेरे मामा जी एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एक प्रिंसिपल थे। 74 की बातचीत होगी, वो प्रिंसिपल थे। तो मेरे लोकल गार्जियन भी थे, साथ में ही रहते थे। तो कभी कभी कहते थे मैं कम्युनिस्ट हूँ, बड़े गर्व से कहते थे मैं कम्युनिस्ट हूँ। अब 74 में हम भी छोटे थे, तो बहुत ज्यादा हमको अंतर नहीं मालूम था, लेकिन इतना मालूम था कि अपनी विचारधारा के विपरीत है। कोई बात नहीं, मेरे मामा जी तो आदरणीय है ही। अभी वो रिटायर हो गए। कुछ वर्ष पहले जब मैं अलीगढ़ गया तो मैं उनसे मिलने गया। तो मैंने पूछा, मामा जी कैसा चल रहा है? बोले बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने एक काम अपने हाथ में ले लिया। मैं क्या ले लिया? तुम्हारी कथा चल रही थी। तो बोले मैं कथा में जाता हूँ, हमारे मोहल्ले के सीनियर सिटीजन का एक ग्रुप है, हम सब जितने कथा सुनने आते हैं, सबके जूते चप्पल लेते, ठीक से रखते, जाते तो उनको दे देते रहते। ये सेवा में कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कौन व्यक्ति जो गर्व से कहते थे मैं घनघोर कम्युनिस्ट हूँ, सेवा करने के बाद इस बड़ी आयु में उनको एक अच्छा अनुभव हो रहा है। ये उनके लिए एक अनुभव है। वैसे ही पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोचना। अक्सर मैं एक कहानी सुनाता हूं 5 दीपकों की, कि एक कमरे में 5 दीपक जल रहे थे। एक दीपक है उत्साह का, एक है शांति का, एक है हिम्मत का, एक है समृद्धि का, और एक है उम्मीद का। तो कहानी में ऐसा है कि वो उत्साह का दीपक कहता है कि लोगों में उत्साह नहीं है, स्टेगनेंसी है, कुछ क्रिएटिव नहीं है, तो मेरे जलने का कोई लाभ नहीं, वो बुझ जाता है। उसके बगल में शांति का दीपक था, लोगों में कलह होती रहती है, विवाद होता रहता है, कोई शांति नहीं है, तो मेरे भी जलने का कोई लाभ नहीं, वो भी बुझ जाता है। तो कहता है जब उत्साह भी नहीं है, शांति भी नहीं, तो हिम्मत कहां से आएगी? तो वो भी बुझ जाता है। और इन तीनों के कारण से समृद्धि मिल नहीं सकती।
तो वो भी दीपक बुझ गया। और चौथा जब तक सोचे तब तक उस कमरे में एक छोटा बालक आ गया। उसने देखा कि 4 दीपक बुझ गए, अभी एक जल रहा है। उसने खट से वो दीपक उठाया और एक एक करके चारों दीपकों को जला दिया। बड़ा खुश हो गया। उम्मीद का अगर दीपक है तो उत्साह भी आ सकता है, शांति भी आ सकती है, हिम्मत भी आ सकती है, समृद्धि भी आ सकती है। और इसीलिए सकारात्मक चिंतन यह और एक पहलू है। और एक चीज है, आजकल लोगों को डिससेटिस्फेक्शन क्यों है? तो कुछ अपेक्षाएं ज्यादा है। तो रोजाना टीवी में आज तक में एक फिर वो आता है प्राइम टाइम में, ब्लैक एंड व्हाइट। उस ब्लैक एंड व्हाइट शो में लास्ट में पॉजिटिव डोज आती है। तो एक दिन उसमें आया लिख करके कि यात्रा का आनंद कम सामान लेकर चलने में, और जीवन का आनंद कम आकांक्षाएं रखने से ही होता है। तो अगर हमारी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं तो हमको समस्या होगी ही होगी। तो जब कभी हमको गुस्सा आता है तो अपनी ओर देखिए कि गुस्सा क्यों आया, कहीं हमने ज्यादा अपेक्षा तो नहीं कर ली। यह भी एक पहलू है। और एक चीज है, हर व्यक्ति को लगता है मेरा एक स्तर है, और वो इस स्तर को अधिकार के रूप में प्रयोग करता है। अब बोलते समय अधिकार वाणी का प्रयोग करता है। ये अधिकार वाणी हर समय काम नहीं करती। ये अधिकार वाणी भी हमारे डिससेटिस्फेक्शन का एक कारण होती है, असंतुष्टता का कारण होती है। और इसलिए सुझाव देना या कर्तव्यों की चर्चा करना या उनका जीवन में पालन करना, यही हमको हैप्पीनेस। कभी कभी हमसे कम अनुभवी व्यक्ति, हमारे सहयोगी भी कुछ अच्छे सुझाव दे सकते हैं। घर का छोटा बच्चा भी कोई सीधा रास्ता, कोई सरल रास्ता बता सकता है। अगर हम अपने सहयोगी छोटे व्यक्ति को सम्मान देंगे, उसको थोड़ा फ्री छोड़ेंगे, वो अपना क्रिएटिव कुछ करे, कुछ बोले, उसको मौका देंगे, तो हम उसको तो बढ़ावा दे रहे हैं, साथ में अपने को भी खुश रख रहे हैं, अपने लिए भी ऑप्शन। जैसे कभी कभी हम घर में बहुत छोटे बच्चे को ऑप्शन देते हैं ना, तो अपने सहयोगी को भी देते हैं। और एक पर्सन, हर व्यक्ति को लगता है कि मेरे से पूछा जाना चाहिए, मैं ही सब पूछूं। नहीं, कभी कभी थर्ड आई से देखे, थर्ड पर्सन के रूप में। जैसे वो कैमरा रहता है ना, वो दूर से ही देखता है। कभी हम हवाई जहाज में जा रहे हैं, नीचे देखे, हम कर कुछ नहीं सकते, ऊपर से देखते हैं कहाँ जाम लगा है, कहाँ गाड़ी तेज चल रही है। तो कभी किसी शहर में पहुंचता ना रात में, तो ऊपर से ही दिखाई देता। तो थर्ड पर्सन के रूप में भी देखने से अपने को कई अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी चीजें दिखलाई पड़ती। एक मैंने सुझाव दे दिया, पहले ही बता दिया, प्रकृति के साथ रहो। अपनी दिनचर्या हो, कुछ भी हो, जितना आर्टिफिशियलनेस रहेगी उतना ही कष्ट में रहेंगे। जितने सरल रहेंगे, ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी, एक विज्ञापन आता था ना, कपिल देव करते थे पहले शूज का, ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी। तो ये ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी, यही इस बात का द्योतक है कि ये सिंप्लिसिटी ही व्यक्ति को आनंदमय कोश का विकास करती है। कभी कभी कोई मनपसंद खाने की चीज मिल जाए, मनपसंद गीत सुनने को मिल जाए, मनपसंद कोई खेल खेलने को मिल जाए, कितनी प्रसन्नता होती है।
इससे भी हमारे आनंदमय कोश का विकास होता है। हम यह भी कर सकते हैं। कभी कभी कोई पुराना मित्र मिल जाए, खोद रहे, अभी मेरी जैसी आयु में थोड़ी बड़ी आयु के हो रहे तो कोई 30 वर्ष बाद, 35 वर्ष बाद, 40 वर्ष बाद कोई मिल जाता है, तो थोड़ी देर के लिए बात करते, पुरानी यादों में खो जाते हैं। वो कौन सा अनुभूति है? वो प्रसन्नता की है। कभी कोई पुराना मित्र, वर्चुअल फ्रेंड्स नहीं, रियल फ्रेंड्स चाहिए। ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन वाले नहीं चाहिए। ऑफलाइन वालों से, ऑनलाइन वालों से प्रसन्नता नहीं मिलेगी। ध्यान रखिए। हमारी कोई हॉबी है, वो हॉबी वाला काम करने को मिल जाए तो हम क्या करते हैं? खो जाते थोड़ी देर के लिए। इससे भी हमको प्रसन्नता मिलती है। मैं लखनऊ में था तो वहां एक बड़ी मजेदार चीज होती थी। वहां सरस्वती कुंज अर्थात एक कैंपस है जहां अपने शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, 3-4 विद्यालय। तो पास में वहां का थाना है। जाड़े के दिनों में अक्सर, चूंकि विद्या भारती का अखिल भारतीय कार्यालय भी, तो एक आधा कोई सीनियर प्रचारक रहते कार्यकर्ता, वो धूप में आते से बैठ जाते। तो कभी कभी पुलिस वाले आते थे वहां पर। तो हमारे एक सीनियर प्रचारक थे, उन्होंने कहा, भाई आप क्यों आते हो यहाँ? बोले साहब क्या करें, हमारा थाना है, जो आता है रोता ही आता है, गाली देता ही आता है। बोले यहाँ आते हमको मालूम है बच्चों का इंटरवल होने वाला है, थोड़ी देर बच्चों को खेलते हुए देखते। अब ये कौन सा अनुभव है? कोई अच्छी चीज हो रही है, मन को अच्छी लग रही है, वो देखने है। तो ऐसी चीजें भी यह अपने को आनंदमय कोश के विकास में सहायक। लेकिन मैं और एक बात कहता हूँ, अभी पिछले दिनों मैंने 2-3 दिन पहले एक कहानी पढ़ी, उसको फेसबुक पर पोस्ट किया। हर बार जो सामने होता है उतना सही नहीं होता, तो हर व्यक्ति को ध्यान रखना पड़ता है कि कोई सीसीटीवी कैमरा भी है जो दूर से देख रहा है। तो एक घटना पढ़ने को मिली, अपने भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। वो जब रिटायर हो गए, वो उड़ीसा के ही है, तो पुरी के एक कॉलेज में, लॉ कॉलेज में लेक्चर देने लगे। तो सोचे पुरी में जा ही रहे तो मंदिर के दर्शन करने गए। वो जैसे वो मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगे, पीछे से आवाज आई, रंगनाथ बाबू, रंगनाथ बाबू। कौन मिल गया मुझे? वो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, बड़े सम्मान से बोलते थे। और उसके ध्यान में आया कि पीछे दरवाजे पर बैठा हुआ एक बड़ी हुई दाढ़ी, बिखरे बाल, कुष्ठ रोग से उंगलियां गल गई हैं, वो जोर जोर से बोला, रंगनाथ बाबू, रंगनाथ बाबू। तो वो आए उसके पास, तो उसने कहा, बोले तुमने मुझे बुलाया? बोले हाँ आपको बुलाया। बोले आप मुझे पहचानेंगे नहीं। मैंने पुराना याद दिलाया। बोले जब आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे तो मैं आपका मुवक्किल था। और उसने अपना नाम बताया, मैं कुलिया डाकू था और मैंने एक व्यक्ति की हत्या की थी और मुझे कोर्ट ने बहुत कड़ी सजा दी थी। मैं जब हाई कोर्ट में आया तो आप मेरे एडवोकेट थे और आपने बहस करके मुझे रिहा करा दिया, मैं सजा से मुक्ति मिल गई। और एक दूसरे केस में भी था जिसमें लूटपाट चोरी का मामला था, तो उसमें भी आपने मुझे और रिहा करा दिया, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन मेरे मन के अंदर चोर था, क्योंकि मैंने हत्या की थी, चोरी की थी। तो भगवान ऊपर देख रहा था, भगवान ने और मुझे सजा दी। बोले मुझे कुष्ठ हो गया, हाथ पैर की उंगलियां गलने लगी, परिवार वालों ने छोड़ दिया, समाज ने छोड़ दिया, मैं कैसे तो भी रेंग के चलता हूँ, कुछ यहाँ मिल जाता है तो खा लेता हूँ। तो बोले मनुष्यों के न्यायालय ने तो मुझे बचा लिया, लेकिन भगवान के न्यायालय ने
मुझे मेरे किए की सजा हुई। कहने का तात्पर्य हमारी मनस्थिति, हमारे कर्म, हमारे द्वारा होने वाले कोई भी कार्य, हम भले ही चाहे ऊपर से कैसा भी करें, लेकिन ऊपर एक सीसीटीवी है जो हमको देख रहा है बराबर। हम जो करेंगे उसका परिणाम हमको मिलेगा ही मिलेगा। और इसलिए अगर हम सेवा कार्य करते हैं, सकारात्मक चिंतन करते हैं, दूसरों की भलाई करते रहते हैं, छोटों को सम्मान करते रहते हैं, कम अपेक्षा रखते हैं, तो हम केवल अभी प्रसन्न नहीं रहेंगे, जीवन भर प्रसन्न रहेंगे। यह जीवन का आनंद ले सकेंगे। सोचिए, विचार करिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है इतने मुझे बोलना चाहिए। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब मैं अध्यक्षीय उद्घाटन के लिए हमारे सह डॉक्टर राजेश साहब को आमंत्रित करता हूँ। मंच पर विराजमान श्रीमान अशोक जी पांडे, अशोक जी मास्टर, डॉक्टर सत्यकाल एवं डॉक्टर विजय कुमार, इस समाधान को उपस्थित करने के कार्य मैंने और भाइयों, मुझे यहाँ आकर पता चला कि विषय क्या था, तो मैंने कुछ लिखा है, परंतु सुनने को मिला तो उसी को लिखा चला गया, उसी को जोड़ता चला जाऊंगा। और हर बार मैं एक ही चीज बोलता हूँ, सब अपनों के बीच हो रहा हूँ, आपके संस्कृत नमस्ते, इसीलिए आपको भी मेरे को चिंती हो जाएगी तो समाज करेंगे। तो अध्यक्ष उद्बोधन बोला गया, मैं भी बैठे बैठे कुछ सोच रहा था, तो मुझे समझ में आया कि मन प्रसन्न है तो क्या होगा। यदि व्यक्ति मेंटली फिट है और प्रसन्न है तो उसका अपने शरीर पर नियंत्रण बहुत अधिक होता है। एक छोटा सा उदाहरण मुझे याद आता है, क्योंकि हमारे मोदी सर संचालक थे राष्ट्रीय स्वयं। एक बार अखंड भारत के प्रवर्तक थे और भारत माँ के सपूत थे, इसलिए जब भारत माँ खड़ी थी तो उनके कंधों की दर्द आरंभ हो गए। जैसे भारत माँ के कंधे काट दिए गए, उनको भी दर्द आरंभ हो गए और उनके इलाज के लिए उनको चांदी की तख्त शिलाएं रखी जाती थी, क्योंकि पुणे में एक इलाज होता था, इसलिए चांदी की तख्त शिलाएं उनके कंधों में 1952 में रखी गई। ये बेहतर की यदि चांदी की तख्त शिलाएं आपके कंधों में रखी जाएंगी तो आपका ये दर्द ठीक हो जाए। वो कमरे में बैठे थे और स्वयंसेवक बैठे थे और उनके ऊपर चांदी की तख्त शिलाएं रखी गई। पूरे शरीर में मतलब जलने की पूरे कमरे में दुर्गंध थी, परंतु गुरु जी जो थे वो हाथ से नहीं करते, क्योंकि उनका शरीर जो था वो अपने नियंत्रण में था, मन के पूरे नियंत्रण में था, मस्तिष्क के नियंत्रण में था, इसलिए उनको पता नहीं था। ऐसा नहीं था कि केवल ये पहली बार था। जब वो काशी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे तो एक बार उनका मित्र आया, उसने आकर के बोला कि मधु क्या कर रहे, तो वो एक बाल्टी में पैर डाल कर, तो बाल्टी में जब पैर डाल के बैठे जब पुस्तक पढ़ रहे थे तो उनके मित्र ने बोला कि मधु क्या कर रहे थे, पुस्तक पढ़ रहा। उन्होंने बोला कि ये बाल्टी में पैर क्यों डाल, तो उनने पलट कर बोला कि मुझे बिच्छू ने काट लिया था, इसलिए पोटेशियम परमैंगनेट डाल करके मैं बाल्टी में पैर रख। तो उनके मित्र ने उनसे पलट कर बोला कि बिच्छू ने तुमको काटा और तुम पुस्तक पढ़ रहे। तो उनने पलट कर बोला बिच्छू ने तो पैर में काटा, पुस्तक तो मस्तिष्क से पढ़। तो हम जब मन से तो हमारा शरीर का नियंत्रण कैसा होता है, गुरु जी ने हमको सिखाया। ये कॉलेज के जमाने में तो 1952 की बजाय ऐसी 1943 44 में उनके दांत एक बार निकाले तो उन्होंने कहा कि एनेस्थीसिया बिल्कुल नहीं होगा। उनके सारे दांत निकाल दिए गए बिना एनेस्थीसिया। ये नियंत्रण। हम सब एक एनल्स ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी पढ़ते हैं, तो उसमें एक पुस्तक है, तो उसमें काशी नरेश के विषय में एक विषय आता है। काशी नरेश जो थे उनको अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिसाइटिस हुआ, तो वहां पर जो पूरे चिकित्सक थे उन्होंने कहा कि आपके लिए एनेस्थेटिस्ट हम विदेश से बुला रहे हैं। तो उनने पलट करके बोला कि मेरा जो भी ऑपरेशन का शल्यक्रिया होगी वो जीवित अवस्था में होगी और चेतन अवस्था में होगी।
आप विश्वास करेंगे ये बुक लिखी है और उसमें ये लिखा है संस्मरण कि चैतन्य अवस्था में उस समय में जब अंग्रेजों के अधीन थे उनने अपना खुद का अपेंडिक्स का ऑपरेशन जागृत अवस्था में करा। ये होता है मन का जो हमारे जो मस्तिष्क का नियंत्रण अपने शरीर पर है, ये उसका सूचना। तो अगर हमारा मस्तिष्क अच्छा है, हम प्रसन्न है, तो हमारा शरीर पर नियंत्रण होगा। एक दूसरा विषय जो मुझे समझ में आया, यदि मेंटली हम प्रसन्न है और मेंटली हम स्ट्रांग है, तो जो रिजल्ट आते हैं वो सकारात्मक आते हैं। ट्राफलगर की लड़ाई थी, वहां पर नेल्सन नाम का एक कैप्टन था जो कि अंग्रेजों की तरफ से युद्ध में लड़ रहा था। उसके पास 5 मिनट तक केवल असला बारूद रह गया। उसने पीछे देखा, उसकी एक आंख फटी थी, इसीलिए उसने कपड़ा एक आंख पर बांधा हुआ। एडमिरल पीछे से बोल रहा था कि आत्मसमर्पण कर दो और सफेद झंडा लगा दो। नेल्सन का मन लड़ने का था क्योंकि वो मिलिट्री बड़ा स्ट्रांग। नेल्सन ने निर्णय लिया कि मैंने वो आंख फूटी जो थी वो एडमिरल के कक्ष की तरफ करी, जो फूटी थी, इसलिए मैंने अनुशासन भी भंग नहीं किया। लड़ूंगा, आखिरी समय तक लड़ूंगा। और लड़ता रहा। सामने की परिस्थिति वही थी, 5 मिनट का माहौल गोला बारूद था। 2-3 मिनट के बाद सामने वालों ने आत्मसमर्पण कर दिया। नेल्सन इतिहास को लिखा गया, नेल्सन मारा गया। और यही नेल्सन वो नेल्सन है, जब हम क्रिकेट देखते हैं तो 11 आता है, 1 आता है, तो हम देखते हैं कि नेल्सन स्कोर एक तरफ पूरी क्षतिग्रस्त थी उसकी। ये मेंटल, कोई भी चीज जो है वो फिजिकल नहीं है, मेंटल है। यदि हम मेंटली स्ट्रांग है तो कोई बीमारी भी हमको नहीं मार सकती। मैंने अपने इस प्रैक्टिस के छोटे से समय में देखा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आते थे, 45% हार्ट की पर मेंटली बिल्कुल कमजोर थे। हर बार आते थे, क्या हो गया, क्या हो गया। 1.5 साल ईश्वर को प्राप्त कर लिया। एक एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आते थे, 10% हार्ट की कमजोरी, हार्ट हिलता था और 72 मीटर की सीढ़ी दौड़ कर चलते थे। सार्वी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 8.5 साल ये चला। कभी भी किसी व्यक्ति का शरीर किसी को नहीं चलाता, ये चला। इसीलिए ये यदि हमारा स्ट्रांग है तो सब कुछ चलता है। मैंने लिखा है तो मैं थोड़ा देखना भी पड़ता है, वरना मैं देखकर कभी कभी लिखा नहीं। पर प्रश्न ये आता है कि हम मेंटल रूप में कमजोर हुए कैसे, क्या डिप्रेशन से ग्रस्त हो गए, हम सब आज नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। यदि मन में प्रश्न करें तो उसका उत्तर आसानी से मिलेगा, उसका इलाज नहीं मिल जाएगा। ये सब इसलिए हुआ कि हम अपनी संस्कृति से दूर। सब परिवार पहले ज्वाइंट फैमिली, आज सब एकांकी परिवार। जब भी कभी ज्वाइंट फैमिली होती थी, वहां पर हम हिस्ट्री उठाकर देखें और शोध उठाकर देखें तो न डिप्रेशन का रेट होता था, न वहां पर डाइवोर्स होता था। ये होता था जब हमारी संस्कृति में एकांकी परिवार में हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है, हम सब एक साथ रहते थे, अकेले नहीं रहते। हम अपनी संस्कृति से दूर होते थे। हम पाश्चात्य संस्कृति को ग्रहण करते थे जहां पर भोग था, और हमारे यहाँ क्या संयम, वहां पर क्या था, भोग था। हमारे यहाँ था त्याग। तो भाइयों में त्याग की पराकाष्ठा होती थी। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम ऐसे चलता। एक त्याग का छोटा सा उदाहरण तो राम उदाहरण को देखकर जब सबने राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो सबको पता होगा कि जब राम को पता चला कि मेरे पिता ने ये कैकेयी को एक वर मांगने के लिए बोला था, उसने 14 वर्ष का वनवास मेरे लिए स्वीकार किया, तो सब कुछ त्याग करके चले गए। एक बार सोचा भी नहीं, पिता ने बोला भी नहीं था, परंतु फिर भी त्याग करके चले। और भाई दूसरा जब आया तो अपनी मां से लड़ पड़ा कि तूने मेरे भाई को कैसे वनवास भेजा, और जाकर के अपने भाई के पास चला गया, चित्रकूट, और उसको लाने के लिए खड़ा हो गया। और दूसरा भाई ऐसा कि उसने बोला मां ने कहा था और पिता ने ये वरदान दिया था, इसलिए वर मांगा, वर दिया था मां को, इसलिए मैं यहाँ रहूंगा, ये कह करके जो भाई था वो वहां रुका। परंतु दूसरा भाई कैसा भाई था कि खड़ा लेकर के अपने भाई को आया और उसको सिंहासन पर रखा और नीचे बैठ कर बोला, ये त्याग की पराकाष्ठा की हमने अब भोग की हो गई। पहले त्याग की थी,
हमारे यहाँ धीरे धीरे जो वहां पर भोग था, हमारे यहाँ पे प्रेम था, दो भाइयों में प्रेम था, भरत और राम में प्रेम था। एक छोटा सा उदाहरण, समय की सीमा फिर समाप्त हो रही है, तो भाई साहब ने 8 मिनट कम बोला, इसलिए मैं बोल जाऊंगा क्योंकि अब मैं विषय जोड़ रहा हूँ, तो गलती की होगी तो क्षमा तो करेगी। तो दो भाइयों में प्रेम कैसा था कि जब राम गए जंगल, तो वन देवता से जब लोग पहुंच गए चित्रकूट, अपने वन देवता से आरंभ के जितने भी कांटे इस वन की राह में पड़े हैं, जो यहाँ पर अयोध्या से आ रहे हैं, सारे के सारे कांटे हटा दो। वन देवता ने कहा अब तो राम आ गए, अब क्यों कांटे हटाने की बात कर रहे हो। उनसे पलट कर बोला, मेरा छोटा भाई पीछे आता होगा, जब उसको पता चलेगा कि मैं वन में गया हूँ, वो आएगा तो हो जाएगा। मन देवता ने पलट करके बोला कि अरे तेरा भाई पीछे आएगा, उसको बड़ा तो समझे, उसको भी कुछ सहने की शक्ति तो दे। बोले उसमें सहने की शक्ति की बात नहीं है, जब भरत आएगा उसको ये पता चलेगा कि मेरा बड़ा भाई कितने कष्ट झेलकर के आया है, तो अपनी माँ के प्रति करता है। यहाँ तो प्रेम था, तो हमारे अंदर भी तो भूत आ गया, वो प्रेम में परिवर्तित होता है, इसलिए हम अपनी संस्कृति से दूर होते चले गए, इसलिए ये सारी समस्याएं। एक हिंदी में शब्द है जिसको हम सब लक्ष्य बोलते हैं, उसका अंग्रेजी में रूपांतर करके तो बताइए। अंग्रेजी में एक शब्द है करियर, जिसके पीछे आज सारी दुनिया दौड़ती है। हिंदी में आप यदि उसका शब्द आपको एक शब्द मिल जाए तो ये बताइए। हमारी जो संस्कृति थी वो हमेशा से ये ओरिएंटेड थी, लक्ष्य ओरिएंटेड थी, परंतु हमने करियर को अपना लक्ष्य बना लिया, जबकि हमने लक्ष्य नहीं सोचा कि हमारा लक्ष्य क्या है। इसीलिए हम जीवन जिंदगी जी रहे हैं, दो जिंदगी जी रहे हैं, एक तो दुनिया को दिखा रहे हैं और एक लोग जीना चाहते हैं। ये द्वंद्व में आदमी फंस गया, इसीलिए प्रसन्नता समाप्त हो गई। हमें अपनी संस्कृति से सीखना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो कभी करियर शब्द ही नहीं, हमारे यहाँ तो लक्ष्य लेकर चलते थे और चलने की जो राह होती थी वो करियर होती, परंतु अब तो हम राह पे ले चलते थे, लक्ष्य किसी के पास है। तो हमारे यहाँ करियर और ये दो शब्दों में देखेंगे तो हमारे यहाँ करियर शब्द इसका हिंदी में कोई रूपांतर, तो ये समस्या। एक मैं अभी एक उदाहरण पर लेकर आया, मुझे याद आया संस्कृति से कैसे दूर हो गए। एक बर्नार्ड की जेल, फ्रेंच रेवोल्यूशन का समय, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब फ्रेंच में फ्रांस के क्रांति हुई, तो बर्नार्ड की जेल थी, हजारों सैनिक, वो सारे के सारे सैनिक 40 साल से उस मेरी कोठरी में तो सब बेड़ियों से छपड़े हुए। जब क्रांति हुई फ्रांस में, तो वहां पर क्रांतिकारी थे, उनको याद आया कि बर्नार्ड की जेल में हमारे के साथ, वो वापस गए और जाकर के उन्होंने जेल से उनको सारी बेड़ियों से मुक्त किया और उनको कहा जाएगी अब सब यहाँ से आजाद हो जाएंगे। उनको भर देर समझ में नहीं आया कि क्या बात है। थोड़ी देर बाद उनको लगा कि बाहर जाना, वो सब बाहर निकल गए, परंतु सारे के सारे सैनिक जो उनको छुड़ाने आए थे आश्चर्यचकित हो गए जब शाम हो गई तो से आगे वापस आ गए। उससे ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए जब वो रात को बेड़ी अपने हाथ और पैर में बांध कर सो गए। एक सैनिक सिरहा नहीं गया, उसने उसको उठाया और एक वापस मारा, तो उसने पलट कर बोला कि 40 साल से मरने रहने की आदत हो गई, सूर्य की किरणें तो हमको जला दी, इसीलिए हम सूर्य की किरणों से बचने के लिए वापस आए। फिर उसने पूछा तुम बेड़ियों से लपटे हुए सो रहे? उसने पलट करके बोला कि हमने इस भार को लेकर के जीने की आदत, ये भार कितना सो नहीं सकते, इसीलिए इसको अपने ऊपर होकर सो रहे। हमें भी जो है इस 70 साल में आधुनिकता के नाम पर तो संस्कृति पड़ोसी गई है, उसने हम सबको इस अंधेरे में डाल दिया। हमने अपने सूर्य जैसी अपनी संस्कृति का वो चलाने लगी, हम सबको भी अपनी संस्कृति पर वापस और चलाने लगेंगी और पीढ़ियों की हम सबको आदत होगी, इसलिए हम सबको अपनी संस्कृति की तरफ वापस जाना। एक अंत में मुझे समझ में आया, अंत करने के लिए क्या करना, तो हमें अपनी संस्कृति की तरफ वापस जाना, अपने परिवार व्यवस्था को सुदृढ़ करना, हम सबको एक संयुक्त परिवार की तरफ जाना, आपस में भाइयों में प्रेम हो, त्याग हो, संयम हो, हम सबको ऐसी जगह जाना। अभी हम सबने एक 22 जनवरी को एक दीपावली मनाई थी जब राम आए, हम सबने कहा राम तो आ गए, परंतु राम की तो केवल प्राण प्रतिष्ठा हुई। राम अगर आए हैं तो
हर अयोध्या हो जाए और हर मन में राम हो जाए, मुझे लगता है इससे सारी समस्याओं जब राम वापस आए थे तो उन्होंने अपने भाई से जो प्रश्न पूछा, जो लेखा जोखा जो उन्होंने लिया और उन्होंने जो एक रिपोर्ट कार्ड मांगा, उस रिपोर्ट कार्ड में एक ही प्रश्न था कि अंतिम पायदान में रहने वाला, मेरे इस शासन में रहने वाला व्यक्ति, उसकी प्रसन्नता का स्तर क्या है। अगर कोई व्यक्ति किसी की प्रसन्नता का स्तर पूछ रहा है और इसी प्रश्न में उत्तर मांग रहा है तो समझिए आर्थिक रूप से भी प्रसन्न होना चाहिए, शारीरिक रूप से भी वो सफल होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं समृद्ध होना चाहिए। अगर एक ही प्रश्न में उसने अपने भाई से पूछ दिया कि अंतिम पायदान में बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसकी मानसिक स्थिति क्या है, उसकी प्रसन्नता का स्तर क्या है, हमको ये समझना होगा कि हमको राम राज्य लाना है तो हम सबको अपने परिवार की व्यवस्था को ऐसा बनाना है कि अंतिम पायदान पे रहने वाला हर व्यक्ति पसंद, हर घर अयोध्या और हर मन के राम। अंत में एक छोटी सी और बात से करूंगा, हर राष्ट्र के पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आती है। जो भी राष्ट्र इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का उपयोग करता है इतिहास और जो उसको छोड़ देता है वो इतिहास के पन्नों में रह जाता है। 47 में भारत की विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्र की स्वाधीन हुआ था, स्वाधीन तो हम हो गए थे परंतु तंत्र हम अंग्रेजों का लेकर चले। इसीलिए मैंने आपको बोला 70 साल तक हम पाश्चात्य संस्कृति को और एक नवीनीकरण की स्थिति समझ करके उसको अपने ऊपर होते थे। तो पहली विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी 1947 में थी जब भारत स्वाधीन हुआ था, परंतु हमने उस अपॉर्चुनिटी को खो दिया। दूसरी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भारत को मिली 1971 में, जब 98,000 सैनिक पाकिस्तान के पकड़ के अपने पास बंदी बनाए थे, परंतु बिना कुछ लिए दिया उनको छोड़ दिया, बल्कि अपना जो जीता हुआ भी साम्राज्य था। तीसरी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भारत के पास 1992 में आई, जब राम मंदिर की स्थापना हुई, जब रामलला एक इंटरनेट डाली और एक गुलामी की मानसिकता को हम सब निकाला। एक और विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमारे पास 2024 में 22 जनवरी को आई, जब राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मुझे लगता है इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को हम सबको भूलना नहीं, हम सबको याद रखना है कि हर घर अयोध्या बन जाए और हर मन राम बन जाए। बस इतना ही लेकर मैं अपने बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। यदि अब आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो एक एक करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स चेक करने के लिए कोई ऐप है या कोई वेबसाइट सेल्फ असेसमेंट ऐप का? सेल्फ असेसमेंट मुझे लगता है कि खुद से बढ़िया कुछ भी नहीं। जो ऐप है निश्चित तौर पर उसके 8 क्राइटेरिया है, उसमें वेल डिफाइन किया हुआ है, जिसके आधार पर नंबर देते हैं। जिसमें अनफॉर्चुनेटली कई बहुत सारे गरीब, बहुत सारे छोटे दिखने वाले देशों में बहुत पीछे हैं। तो उन देश से भी इम्पोर्टेंट है कि आप वाकई में अगर आप संतुष्ट हैं, आप जीवन का आनंद ले पा रहे हैं शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो मुझे लगता है वो ऐप ये अपना ऐप तुम खुद ही बने, यही मुझे लगता है वीडियो की बात का साथ है कि पैरामीटर सुन के अपने वेस्टर्न सिस्टम, जी हाँ, भारतीय संस्कृति के अनुसार। और कोई प्रश्न हो? मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर डी विजय कुमार जी भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ। आज का इस कार्यक्रम में पधारे हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर अनिल कुमार शास्त्री जी भाई साहब, आपने वेलनेस के लिए और हैप्पीनेस के लिए आपने कई सुझाव दिए हैं, तो आपको हमें धन्यवाद देने का। और आपने कहा था कि प्रसन्नता पंचकोश के बारे में आपने कहा, और स्वास्थ्य जीवन शैली ये हमारा हैप्पीनेस के लिए, वेलनेस के लिए लाइफ स्टाइल में क्या करता है। और आपने भी मतलब पॉजिटिविटी में होना चाहिए, कहते जाते हैं। और इसके अलावा हमारे आदरणीय श्री राजेश रेड्डी साहब, आपने भी प्रबोधन में
आपने कहा था कि हमें अपना संस्कृति से दूर नहीं होना चाहिए और हमें प्रेम और त्याग को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा रहने से हमें स्वास्थ्य वेलनेस के लिए हमें स्वास्थ्य रहेंगे और क्या करें। और वैसा वैसे ही हमारे आज मुख्य वक्ता डॉक्टर सत्यनारायण जी ने कहा कि हमें समाज में काम करना चाहिए और समाज में काम करने से प्रसन्नता आती है, ऐसा आपने कहा। तो इस मामले में हमें विनम्रता से हम ये कहते हैं कि आरोग्य भारती के द्वारा समाज में हमें कई प्रकार से सेवा देते हैं और आरोग्य भारती समाज की सेवा करती भी है। तो इसमें हमें प्रसन्नता होती है कि ऐसा आरोग्य भारती से जुड़े और आरोग्य भारती के माध्यम से हमें सेवा करते रहे तो भी हमें प्रसन्नता मिलेगी, ऐसा हमारा सोचना है। इसके बाद में हमारे जो कार्यक्रम में उपस्थित श्री मेघवाल आपने प्रस्ताव किया है और आरोग्य भारती का आपको धन्यवाद देती हूँ। और ऐसे ही इस कार्यक्रम को सेवा देने में उपस्थित विभिन्न महाविद्यालयों से आए हमारे प्रिय स्टूडेंट्स एवं वहाँ के लेक्चरर्स और सभागृह में उपस्थित आरोग्य भारती इतिहास के कई पदाधिकारी हैं, धन्यवाद देते हैं। इस कार्यक्रम में हमारा आह्वान थे विशेष रूप से उपस्थित हमारे श्री संदीप रजक जी कमिश्नर डिसेबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, उनको भी हमें धन्यवाद। तो ऐसा मैं बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा और मुझे उम्मीद है कि आज ये विषय आप सबके लिए लाभकारी होगा और आज आरोग्य भारती के इस कार्य से आप कुछ न कुछ लेकर जरूर जा रहे हैं। आरोग्य भारती की परंपरा के साथ आज के इस कार्यक्रम के समापन शांति मंत्र के साथ होगा और मैं शांति मंत्र के लिए डॉक्टर हरिमोहन जी को आमंत्रित करता हूँ। उसके पहले एक सूचना आप सभी को देना चाहता हूँ कि शांति मंत्र के बाद कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा और आप सभी के लिए अपने पदार्थ की व्यवस्था की गई तो वो लेकर जरूर जाइए। सभी लोग सीधे बैठेंगे, शांति पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति अंतरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्ति आपः शान्ति